Hello friends, good morning to all of you and welcome to the channel Physics Crackers। चलिए आज हम फिर से आप लोगों के साथ मुखातिब हुए हैं। क्लास 12 के बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे सर बोर्ड के लिए कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। तो आइए हम आज क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का उठाकर लाए हैं। चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत में चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड आज का पूरा क्वेश्चंस जाएगा। जितना भी क्वेश्चंस हो जाए हम उम्मीद करते हैं 25 से तो ऊपर ही जाएगा। कंटिन्यू आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा इस डीपी में। आपको इलेक्ट्रोस्टैट, फिर जब इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट कर लिए जाएंगे तो आपको मिलेंगे इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट जब कंप्लीट कर दिए जाएंगे तो आपको मिलेंगे लाइट के। लाइट जब कंप्लीट कर दिए जाएंगे तो फिर आपको मिलेगा मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म जब कंप्लीट किया जाएगा तब आपको जो मिलेगा वो मिलेगा मॉडर्न फिजिक्स का। और मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद आपको बचा कुचा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को लेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चंस का केवल इंपॉर्टेंस बोर्ड एग्जाम नहीं है, बल्कि इस क्वेश्चंस का एक और भी इंपॉर्टेंस है कि आपको आगे के डेट में फर्दर अगर आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां भी आपको ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज से हम लोग बोर्ड तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव का भौकाल मचा देंगे। ठीक है, तो क्या आप रेडी हैं पढ़ने के लिए? यस, अगर आप रेडी हैं तो हो जाइए मेरे साथ तैयार। आप लोग भी कॉपी कलम लेकर बैठिए और स्टार्ट कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सिलसिला एकदम पूरे मूसलाधार बारिश के साथ। ठीक है, आइए तो लोग देखते हैं पहला क्वेश्चंस। अच्छा, जिन विद्यार्थियों को थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम हो उनके लिए क्वेश्चंस को मैं हिंदी में टेलीग्राम पर क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप चाहें तो वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। द एजुकेशन फिजिक्स टेलीग्राम चैनल इससे बना हुआ है। द एजुकेशन फिजिक्स से आप वहां से इसको क्या कर सकते हैं, हिंदी नोट्स भी आप अवेलेबल कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में है। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। शुरुआती क्वेश्चंस, चैप्टर मैंने आपको बताया, चैप्टर मेरा जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। इसमें गॉस थ्योरम वगैरह सभी के सभी आपको आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट से शुरुआत करता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा कैमरा देखूं कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए, बहुत अच्छा, वेल डन। आप लोगों को सभी को दिख रहा होगा, बेहतर दिख रहा होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that should be removed from an uncharged body to have a charge of 1 कूलम ईच। चार ऑप्शंस भी आपको है। पहला नंबर ऑप्शंस 6.25 इंटू 10 पावर 18, ऑप्शन बी 6.25 इंटू 10 पावर 8, ऑप्शन सी 6.023 इंटू 10 पावर 23 और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी नॉट। ठीक है, नन ऑफ दीज। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा क्या कर रहा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है। दैट शुड बी रिमूव, जो क्या होता है, रिमूव होता है, निकलता है फ्रॉम अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी का मतलब वैसी बॉडी जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का मान बराबर हो, दैट मीन्स अनचार्ज बॉडी कहलाएगा। टू हैव अ चार्ज ऑफ कितना कूलम, 1 कूलम ईच। सिंपली आप कहिए तो एक कोई अनचार्ज बॉडी है, यानी आवेशहीन बॉडी है,
उससे हम लोग एक चार्ज, एक कूलम चार्ज अगर निकालते हैं तो बताइए कि उससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिमूव होंगे। अब देखो आपने इसे पढ़ा है Q बराबर kT क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बस इसे ध्यान रखो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1 कूलम इज इक्वल टू n इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, कूलम टू कूलम कैंसिल, n बराबर आप निकालेंगे वाला 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, पूरे इवेल्युएट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18। अब देखो कहीं कोई ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास आ रहा है, क्या है, इफ अ स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर is given charge, then it is distributed on, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके पास मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा बालक आपको क्या, सरफेस, ऑप्शन नंबर बी कह रहा बालक सरफेस एंड also inside the surface, ऑप्शन सी आपको कह रहा है बालक only inside the surface, और ऑप्शन डी कह रहा है बालक आपको none of these। अब देखो क्वेश्चंस को समझो। इफ ए स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर, एक गोला है जो बैड कंडक्टर है। कौन कंडक्टर है, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर का मतलब जिससे चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर कहते हैं। इज गिवन चार्ज, जिस पर चार्ज दिया गया है, कोई चार्ज दे रहे हैं, 1 कूलम, 2 कूलम, 5 कूलम, जेड डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वो चार्ज कहाँ फैलेगा, तो बोलो जब बैड कंडक्टर उसे फ्लो ही नहीं होगा तो क्या होगा, फैलेगा, जहां पर चार्ज होगा उसी पॉइंट पर रह जाएगा। नहीं, चार्ज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो आपके पास ऑप्शन हो गया क्या चीज, नॉट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही बेस्ट का क्वेश्चन कह रहा, इन द फिगर आपको फिगर दिया गया है, इन द फिगर इफ नेट फोर्स ऑन Q इज कितना वाला, 0, देन वैल्यू ऑफ कैपिटल Q बाई स्मॉल q इज, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी, और वो बोर्ड एग्जाम कौन सा, ये स्क्वायर शेप का फिगर है, यहाँ पर कैपिटल Q, यहाँ पर स्मॉल q, यहाँ पर कैपिटल Q, फिर यहाँ स्मॉल q, और इसे मिला दिया है डायगोनली, ठीक है, और मिलाया गया है। आपको और भी कुछ दे रहा है, यस, ये दे रखा है डिस्टेंस r। 4 ऑप्शंस भी आपके पास दिए गए हैं। पहला नंबर ऑप्शन है √2, ऑप्शन नंबर बी में है 2√2, और ऑप्शन सी में है आपके पास 1/2√2, और ऑप्शन डी है आपके पास 1/, कौन सा, √2। चलिए आइए इसको हम सॉल्व करें बहुत ही सिंपल अंदाज में और सामान्य से देने। Q और Q के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, इन दोनों ग्रुप के बीच देख लो, Q और Q के बीच लगने वाला फोर्स, तो F बराबर QQ बाई 4πε0 R। अब देखो ये R है, ये R है, तो ये तो डायगोनली हो गए। अब डायगोनल के द्वारा जैसे ही जुड़ रहा है बालक, किसके द्वारा जुड़ रहा है, डायगोनल के द्वारा, तो बोलोगे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये R, तो ये आपने पढ़ा है √2 इंटू कितना, R, तो डिस्टेंस हो गया √2 इंटू R का स्क्वायर, दैट मीन्स F बराबर Q का स्क्वायर बाई 4πε0, √2 का स्क्वायर करो 2R का स्क्वायर। यहाँ फोर्स का मान बोल दिया 0, यानी Q का स्क्वायर बाई 4πε0 2R का स्क्वायर, दैट विल बी द इक्वेशन। आप क्या बनाओगे, फर्स्ट पहला नंबर इक्वेशन बनाओ 8 के जगह। अब दूसरा नंबर करा, इस Q के कारण इस पर लगने वाला फोर्स, इस Q के कारण इस पर लगने वाला फोर्स, या इस Q के कारण इस पर, या इस Q के कारण
इस पर। तो बोलो तो एंगल पूरे कितने डिग्री का बन रहा है? अगर मैं r डिस्टेंस ले लूं तो ये r डिस्टेंस के लिए कंपोनेंट मेरा बनेगा कौन सा कंपोनेंट? जिस पर थीटा होता है वो वाला कंपोनेंट किसमें होता है? कॉस में होता है। जिसमें थीटा होता है वो कंपोनेंट किसमें होता है? कॉस में होता है। और उसके दूर का कंपोनेंट साइन के साथ होता है। तो बोलो अगर मैं इन दोनों के बीच निकालूं तो जो मेरा डिस्टेंस होगा वो एफ जो मेरा लगेगा वो कॉस थीटा के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा? कॉस थीटा के साथ। तो बोलो बालक मैं दूसरा इक्वेशन निकालता हूं। दूसरा जो इक्वेशन मेरा निकलेगा सर वो क्या निकल जाएगा बालक? तो देखो यहाँ पर एफ बराबर आप लिखोगे कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बोलो क्या लिखोगे? आर का स्क्वायर। डिस्टेंस आर ही है किसके साथ? तो कॉस थीटा और थीटा के ऊपर बोलो ये पूरा बट गया 90 डिग्री दो भागों में बराबर भागों में। तो कितना मिल जाने वाला है? 45 डिग्री। तो मैं लिख लूंगा कॉस 45 डिग्री। अब इसके कारण इस पर लगा फोर्स, इसके कारण इस पर देखोगे तो फिर यही यदि 2 टाइम्स तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितना से? 2 से। ये फोर्स भी 0 हो जाएगा यानी 2 इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1 बाई रूट 2। इक्वेशन क्या कर लो वाला? सेकंड। दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड कौन सा? सेकंड। रिजल्ट निकालोगे वाला क्यू स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बाई रूट 2। पूरे को सॉल्व करोगे इस क्यू से इस क्यू मिल जाएगा। पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका जाएगा कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू बराबर 4 पाई पाई से पाई गया एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया। रिजल्ट मिल जाएगा वाला 2 रूट 2। क्या मिल जाएगा? कोई ऑप्शन है क्या? देखो रिजल्ट निकालना है आपको और मिल जाएगा कितना? 2 रूट 2। दिख रहा है आप सभी लोगों को? किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम परेशानी? ठीक है, क्या मिल गया बालक? 2 रूट 2 मिल गया। डन है। रिजल्ट क्लियर हो गया। तो आपको यहां तक क्वेश्चंस क्लियर हो जा रहा है यानी आपके पास जो क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ 3 क्वेश्चंस का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा आप लोगों का साथ देने की जरूरत है। आप लोग थोड़ा साथ दो, आराम से पूरे क्वेश्चंस को करेंगे एक एक करके पूर्ण रूपेण से हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। पूर्ण ऑब्जेक्टिव अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। जो सारे दोस्त आपके बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं सभी को वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस करते हुए टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए। वहां से आप लोग को हिंदी में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको अगर हिंदी में रिक्वायरमेंट है तो हिंदी में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं कर रहा है when a body is charged, when a body is charged, body is charged, it mass, it बोलो बालक इट्स मास। अब इसका मास क्या होगा? ऑप्शंस आपके पास 4 है। पहला नंबर की मास इंक्रीज कर जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 मास डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको रिमेन्स सेम रहेगा, रिमेन्स सेम रहेगा। और ऑप्शन नंबर डी मे इंक्रीज और डिक्रीज, मे इंक्रीज और डिक्रीज। आखिर क्या होगा? तो देखो आपको जिस समय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया गया था उस समय आपको बताया गया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपको बताया गया था कि डेल्टा एम जो होता है वह किस पर डिपेंड करता है? तो एन इंटू एम ई। एन का मतलब क्या होगा? डेल्टा एम मास में वेरिएशन जो आया यानी वेरिएशन ऑफ मास। वेरिएशन ऑफ मास तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो वेरिएशन ऑफ मास आपको ये बताया गया। एन इंटू एन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एम ई का मतलब क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम उम्मीद करते हैं कि बड़े आसानी से आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.10 इंटू 10⁻³
1 kg आपने पढ़ा। अब बोलो अगर किसी से मास निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इन केस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इतना मास घटेगा। लेकिन अगर किसी पर एक इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो इतना मास बढ़ेगा। तो ये मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। में इंक्रीज और डिक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज। हम उम्मीद करते हैं पॉइंट्स क्लियर हो रहा होगा। में इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकालोगे, तो डेल्टा एम बराबर एम इंटू किससे, एबी से। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही बेस्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी at infinite distance, at infinite distance, at infinite distance from an electric charge, from an electric charge is, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपके पास है इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर बी में है आपके पास 0, ऑप्शन नंबर सी में है आपके पास 9 × 10⁹ और वोल्ट मीटर इनवर्स दे रखा है, और ऑप्शन डी में दे रखा है 9 10 और 3। अब जरा समझना बात को बारीकी से। क्या करा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो किसी भी आपने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आपने पढ़ा 1 बाई कौन सा, क्यू नॉट। पहले जब फंक्शन को देखोगे 1 बाई कौन नॉट, क्यू नॉट। अब बोलो 1 की जगह पर क्या लिखते हो, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, वाई क्यू नॉट 1 बाई क्यू नॉट, ये हो गया। दैट मींस अगर मैं बोलूं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ठीक है, इतना रिजल्ट मिल गया मेरे पास ई वेक्टर बराबर। अब मैं तुमको यही बात करूं कि अगर r का मान इनफाइनाइट हो जाए, इसका मान r का मान क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तब रिजल्ट तुम खुद बता दो, अपने आप बता दोगे सर क्या होगा। तो q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट का स्क्वायर। इनफाइनाइट से जब भी किसी वेक्टर में भाग पड़ता है रिजल्ट विल बी कितना, 0। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी डन है। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। 6 को ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चंस लिखते चले, नोट करते चले, खुद से भी बनाने का प्रयास करें। नहीं बनता है तो इसका सॉल्यूशन चेक करें, ठीक है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, पूरे क्वेश्चंस को खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 कर रहा है, कह रहा है इफ डिस्टेंस of two charges from origin is increased then the value of electrostatic force, ठीक है। आपको ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा बालक, इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी कह रहा बालक डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी कह रहा बालक रिमेन्स अनचेंज्ड, और ऑप्शन डी कह रहा बालक मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज। बारीकी से क्वेश्चंस को ढंग से समझेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले बहुत ही बेहतर अंदाज में आपको समझना पड़ेगा। इफ डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस फ्रॉम ओरिजिन, देखो मैंने कहा सपोज मान लो ये मेरे पास कोई पॉइंट है और ये मैंने कह दिया कि ओरिजिन है, O00 से हम लिखते हैं। अब करा इफ डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस फ्रॉम ओरिजिन, दो चार्ज है, एक ये रहा Q1, ये एक रहा Q2, दो चार्जेस जो यहां से है। अब करा क्या चीज कि ओरिजिन से दोनों चार्ज का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाता है। तो हो सकता है एक को मैंने बढ़ाते हुए चलो मैं मान चुका हूं 5 सेंटीमीटर था,
और यहां से इसका डिस्टेंस सपोज मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अब दोनों चार्ज का डिस्टेंस बढ़ा करके एक को यहां मैं कर दूं, यहां से सपोज मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर में कर देता हूं इस पॉइंट पर, और यहां से बढ़ा करके मैं इसका डिस्टेंस यहां से ले लेता हूं कि ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक, तो क्या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। देखो डिस्टेंस बढ़ाने की बात किया जा रहा है, किसकी बात कर रहे हैं? तो डिस्टेंस जैसे ही बढ़ाओगे ओरिजिन से तो पोजीशन वेक्टर मिलेगा, और वेक्टर जैसे ही मिलता है तो वेक्टर का रिजल्टेंट आप जानते हो कि बढ़ता भी है और घटता भी। याद रखना, अगर मैं करूं पोजीशन वेक्टर की बात, किसकी बात मैं करता हूं? पोजीशन वेक्टर की बात। तो चलो आपके पास दो वेक्टर है, मान लेते हैं एक आपका 4 मीटर था सपोज मान लो, और दूसरा आपका 3 मीटर है। अब इन दोनों को वेक्टर सम से जोड़ते हो तो कभी आपको 5 मीटर में मिल जाता है, तो कभी आपको 7 मीटर में मिल जाता है, और कभी आपको 1 मीटर में मिल जाता है। यानी चांस है पोजीशन घटने और बढ़ने का। पोजीशन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जब पोजीशन घट सकता है बालक और बढ़ सकता है तो बोलो फोर्स मेरा डिपेंड किस पर करता है? F बराबर K इंटू Q1 Q2 बाई R के स्क्वायर पर। यानी R बढ़ेगा और घटेगा तो फोर्स का मान बढ़ेगा और घटेगा, फोर्स का मान बढ़ेगा और क्या होगा? घटेगा। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा? डी। बहुत सारे बच्चे आंख मूंद करके मार देते हैं, डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, नहीं बल्कि एक चीज को समझो, वेक्टर टर्म पे जैसे ही आते हैं हम लोग, तो वेक्टर टर्म में आपने क्या पढ़ा है कि डिस्टेंसेस जो है वो वैरी कर जाता है, पोजीशन वेक्टर वैरी कर जाता है, और जैसे ही पोजीशन वेक्टर वैरी कर जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही बेहतर सा क्वेश्चन आपको मिल रहा है। अगर चार्जेज ढंग से समझोगे, ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट कौन अदर? ईच अदर। ढंग से समझो, अट्रैक्ट कौन अदर? ईच अदर। चार्जेज बी एंड सी, चार्जेज बी एंड सी क्या कर रहा वाला? also attract to each other, attract to each other, attract to each other, then A and C, then A and C, then A and C, then A and क्या वाला? C। क्या करना चाहिए? तो आपके पास 4 ऑप्शंस तो हैं। पहला नंबर ऑप्शंस बारीकी से समझोगे, अट्रैक्ट करेगा, बी अट्रैक्ट टू ईच अदर, ऑप्शन बी रिपेल करेगा, ऑप्शन सी पैरेलल हो जाएगा, सर ऑप्शन सी ना अट्रैक्ट करेगा, नो ना मतलब नॉट अट्रैक्ट, एंड ऑप्शन नॉट अट्रैक्ट एंड नॉट रिपेल, एंड नॉट रिपेल, नॉट रिपेल, और ऑप्शंस डी आपके पास है कि इंफॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट नहीं है, इंफॉर्मेशन नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, नॉट कंप्लीटेड। बस अब देखो क्या कर रहा है, चार्ज ए एंड बी, चार्ज ए और बी एक दूसरे को क्या कर रहा है बालक? अट्रैक्ट कर रहा है। मैंने कह दिया चलो मेरे पास एक चार्ज रहा, देखो सॉल्यूशन समझो, इस पर चार्ज मैंने कहा क्यों, और मैंने मान लिया प्लस। ये चार्ज आपका बी रहा, अट्रैक्ट कब करेगा? जब अगर ये प्लस है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो मैंने ए गोला को मान लिया प्लस में और बी गोला को मान लिया माइनस में। ये दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? आप देखो बढ़िया से समझो, क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसी पॉइंट को मैं बोलूं कि गोला आपके पास बी है और बी पर आपने चार्ज क्या दिखा है? माइनस। अब तुम्हारे पास यहाँ गोला कौन सा है? सी है। अब फिर करा बी और सी भी अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये माइनस में क्यों है तो निश्चित है कि यहाँ पर प्लस में क्यों होगा, तभी अट्रैक्ट कर रहा है। ये सारा चीज क्वेश्चन कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए और बी अट्रैक्ट कर रहा है, बी और सी अट्रैक्ट कर रहा है। अब करा कि बोलो कि किसके किसके बीच वाला, तो ए और सी के बीच। अब बोलो ए पर कौन चार्ज था? प्लस। यहां देखो तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी पर भी कौन चार्ज मिला है? बोलो क्या करेगा? बोलो आंसर निकल गया, बोलो आंसर निकला, क्या करेगा? रिपेल करेगा। ऑप्शंस बी, ऑप्शंस बी डन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 8 नंबर में, बड़ा ही सिंपल और सामान्य सा क्वेश्चन कर रहा है। अ न्यूट्रल मेटालिक, अ न्यूट्रल क्या चीज वाला, मेटालिक पार्टिकल इज ब्राउन, मेटालिक पार्टिकल इज ब्राउन, ब्राउन नियर अ मेटालिक प्लेट, नियर अ metallic plate, near a metallic plate bearing positive charge, bearing positive charge, bearing positive charge, the electrostatic force on the electrostatic force on the metallic plate will be, metallic plate will be, चार ऑप्शंस आपके पास है। पहला नंबर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लेट, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लेट, ऑप्शंस बी आपके पास है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेट, डायरेक्टेड अवे from the plate, ऑप्शन सी है आपके पास पैरेलल टू द प्लेट, पैरेलल टू द प्लेट, और ऑप्शन डी आपके पास है नन ऑफ दीज। पहले क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करें। क्या कह रहा है, कह रहा है अ न्यूट्रल मेटालिक पार्टिकल, एक पार्टिकल ऐसा है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कहने का मतलब बिल्कुल चार्जलेस, इज ब्राउन लाया जाता है, नियर अ मेटालिक प्लेट, एक मेटालिक प्लेट की ओर लाया जाता है, किसकी ओर लाया जाता है, मेटालिक प्लेट की ओर लाया जाता है। ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज, ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज, जो बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज को रखता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द मेटालिक प्लेट विल बी, तो मतलब ये उस मेटालिक प्लेट पर, प्लेट का क्या होगा, यानी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द मेटालिक प्लेट विल बी, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट पर क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या क्या होगा। अब तुम खुद सोचो, यहां पर न्यूट्रल मेटालिक पार्टिकल है, पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं, और यहां पर चार्ज तो है, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दिया गया इसको। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज देगा तो बोलो तो इसका डायरेक्शन किस ओर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर निगेटिव चार्ज आता तो अवे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जिधर चार्ज जाता है निगेटिव वाला उसके अपोजिट में करंट यानी फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर चार्ज पॉजिटिव है तो आपका ऑप्शन क्या लग जाएगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लेट, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लेट, प्लेट की ओर इसका डायरेक्शन होगा, किसका डायरेक्शन, तो न्यूट्रल मेटालिक प्लेट का जो डायरेक्शन होगा फोर्स पर वो किस ओर होगा, तो प्लेट की ओर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 तक हम लोग पहुंच गए, धीरे धीरे क्वेश्चंस करते चलते हैं बड़े ही मस्त अंदाज में, ठीक है। क्वेश्चन समझना है, आराम से बारीकी से डील करके चलना है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर बात करें। क्या क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं क्वेश्चंस को और साथ ही साथ सॉल्यूशन करने का भी प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है ए पॉइंट चार्ज, अ पॉइंट चार्ज Q is rotated around another point, ठीक है, around one point, another point, charge capital Q in a circular path, ठीक है। आपको करा वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड on it will be,
बढ़िया से समझोगे, कुछ खास नहीं है, सिंपल सा बात, सिंपल से अंदाज में। क्या करा, एक पॉइंट चार्ज क्यू इज रोटेटेड अराउंड अनदर पॉइंट चार्ज क्यू। एक ये पूरा का पूरा पॉइंट चार्ज यहाँ पर क्यू, इसके चारों ओर, सॉरी ऑप्शंस तो मैं लिखा ही नहीं, चलो खैर ऑप्शंस में लिख दूंगा, नहीं समझ लो। ये आपका एक सर्किल हो गया, ये चार्ज के द्वारा ये फील्ड बना है, मान लो कि ये मेरा पूरा का पूरा क्या बन रहा है, फील्ड बन रहा है आर रेडियस का, ठीक है। ये चार्ज के द्वारा क्या बन रहा है, फील्ड बन रहा है, कितने रेडियस का, आर रेडियस का। और इस फील्ड में ही एक चार्ज को लाया गया, और वो चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, जो इसके चारों ओर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो करा कि बताइए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट, इस चार्ज पर कितना वर्क किया गया, इस चार्ज पर कितना वर्क किया गया, ठीक है, इस चार्ज पर कितना वर्क किया गया। बात समझ आ रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूं, इस चार्ज के द्वारा ये कोई सर्कुलर फील्ड बनाया गया, इसके चारों ओर कोई स्मॉल चार्ज स्मॉल क्यू क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो बोलिए इस पर इस फील्ड के द्वारा कितना वर्क किया गया। तो बोलो बालक, मैं कहता कि अगर इनफाइनाइट से चार्ज को ला रहे हो तब तो कोई वर्क कर रहे हो, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट तो है नहीं। अब तुम ले कहाँ आए हो, फील्ड, और कहां पर है, फील्ड के सर्कुलर पाथ पर। सर्कुलर पाथ पर जैसे ही हो जाएगा तो क्या कोई वर्क होगा या नहीं, हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं होना चाहिए। देखते हैं इसका चार ऑप्शंस क्या है। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए वो भी मैं बता दिया आपको। आपके पास चार ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या बालक, पॉजिटिव वर्क डन है, तीसरा आपके पास ऑप्शन से बालक क्या चीज, नेगेटिव वर्क डन है, और चौथा नंबर वही जो हर बार मिल रहा है, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब बोलो कोई वर्क डन नहीं हो, ये मैंने बता दिया, क्योंकि फील्ड कोई वर्क नहीं कर रहा है, ये फील्ड के कारण घूम रहा है। फील्ड कब वर्क करता है, जब फील्ड इसको अंदर की ओर खींच लेगा, ये खींच नहीं रहा, इसका मतलब इस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। नेट डिस्प्लेसमेंट, अब यहां ध्यान देना, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर पाथ में क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर पाथ, कौन कौन पाथ, सर्कुलर पाथ विल बी 0। और वर्क डन की परिभाषा क्या होगा, एक बिंदु एस, तो एक एस की जगह कितना हो गया, 0, दैट विल बी द वर्क विल बी डन है। उम्मीद करते हैं एक्सप्लेनेशन पूरे दिमाग में आ गया होगा, आंसर क्या हो जाएगा, डन, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या चीज, 10 नंबर। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कुछ इस प्रकार से, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बोलो, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन बन गया, एसआई यूनिट ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें तो नहीं का ऑप्शन देना पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हो। एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का, आप बोल दोगे सर जी कूलॉम, बिना ऑप्शंस के इसको मान लिया, देख करके मान लो, क्या दिक्कत है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ इसी प्रकार से पूछ दिया है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, बोलो क्या है, चार्ज। अब ये सब क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस नहीं चाहिए, डायरेक्ट बना सकते हो। आपने क्या पढ़ा, Q by T इक्वल क्या, I। अब बोलो I यानी Q बराबर क्या लिख सकते हो, IT। I को A लिखते हो, ठीक है। इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, M0 L0 T, और क्या लिख सकते हो, डन है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए क्या कर रहा है, कह रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नीट्यूड, कह रहा है द इलेक्ट्रिक चार्ज, कौन चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ऑन क्या चीज वाला, इलेक्ट्रॉन, हैज मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ, चार ऑप्शंस आपके पास, 2.1 into 10 power minus 21 कूलम, ऑप्शंस बी 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, ऑप्शन सी 1.6 into 10 power minus 20 कूलम, और ऑप्शन सी 9। हम उम्मीद करते हैं आप बड़े आसानी से ठीक कर सकते हो। बोलोगे, बोलोगे क्या होगा रिजल्ट,
बताओ थोड़ा फास्ट एंड फास्ट क्या रिजल्ट होगा। रिजल्ट बताओ क्या होगा। चार ऑप्शंस आपके पास चारों के चारों दिख रहे हैं, जल्दी बताओगे। ये सब पढ़ा हुआ चीज है, डायरेक्ट मारो। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। विशेष बताने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मेरा क्या कर रहा है, आते हैं समझते हैं। क्वेश्चन 13 कर रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस। एक पूछा हुआ क्वेश्चन भी है बोर्ड में। बीच ऑफ द फॉलोइंग, बीच ऑफ द क्या चीज वाला, फॉलोइंग चार्जेस डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन ए है 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन बी है 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 4 कूलम। ऑप्शन सी है 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और ऑप्शन डी है आपके पास 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो ये थोड़ा सा आप यहां से जान लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा, Q बराबर क्या चीज वाला NE। ठीक है, जहां कहता है कि n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। क्या चीज में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अब देखो E की जगह पर अगर आप रखते हो 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम, भागा दे लो 2, ये तो होल इंटीजर है, ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ देखो 16 4 64 आ जा रहा है आपको 4 पूरे डिजिट। यहाँ देखो क्या आ रहा है 1.5, यहाँ क्या आ रहा है बालक, बोलो तो बोलो फ्रैक्शन में मेरा कौन है, ये, यानी ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। बाकी सब पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। और आपसे यही पूछ रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर मैं बात करूं, विच ऑफ द लार्ज गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, which of the large gives the force between two charges at rest। यानी दो चार्ज रेस्ट में है, उसके बीच लगने वाले फोर्स के बारे में कौन सा लॉ देता है जानकारी। नंबर फर्स्ट में आपको ऑप्शन है गॉस लॉ, नंबर बी में आपके पास ऑप्शन है किरचॉफ्स लॉ, ऑप्शन सी में आपके पास है कूलॉम्स लॉ, और ऑप्शन डी में है आपके पास, और ऑप्शन डी में है लॉ। बोलो आपको बताओ कौन सा है। देखो गॉस लॉ में क्या बताता है, गॉस लॉ हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, तो किरचॉफ्स लॉ में जंक्शन लॉ और VCL वोल्टेज लॉ बताता है। कूलॉम्स लॉ मुझे बताता है इसके बीच में दो रेस्ट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन कौन करता है, कूलॉम्स लॉ। तो बोलो कौन सा लॉ होगा, कूलॉम्स लॉ। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट हो गए, उससे पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में बिहार बोर्ड पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 50 मिलोगे। कह रहा क्या चीज बालक, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, if the distance between two charge particle is doubled, the force between them, अब बोलो इसके बीच का क्या फोर्स लगेगा। तो नंबर ए आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गेट्स डबल, ऑप्शन बी है आपके पास गेट्स हाफ यानी हाफ, ऑप्शन सी है आपके पास गेट्स क्वाड्रुप्ल, ठीक है, और ऑप्शंस डी है बिकम्स वन फोर्थ।
अरे बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछ रहा है। कर रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डबल। बोलो डिस्टेंस बढ़ा दिया जाता है, कै गुना कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। चलिए इसको मैं यहां समझे 2 गुना। बोलो ए बराबर क्या पड़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बेटा कौन सा r का स्क्वायर। समझना बात है, मैं क्या कर रहा हूं कि ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा, केवल चेंज ये हो रहा है, यानी एक डिपेंड कर रहा है, एक डायरेक्टली प्रोसेस पर r पर। अब बोलो r को अगर दुगना कर दे 2r के बराबर कर दे तो बोलो तो 1/, कितना हो जाएगा 4r का स्क्वायर, यानी 1/4 हो जा रहा है ना, यानी क्या हो जाएगा बिकम्स 1/4। ऑप्शन आपके पास हो गया बिकम्स 1/4। डन है, डन है, ठीक है। बड़ा ही आसानी से स्मूथली बनाते चलो क्वेश्चंस, बस देखो टिक मारो। और बेहतर कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास है, मेरे द्वारा भी बताया गया है आप लोगों को, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्सेप्ट बारीकी से दिया गया, और आप लोगों ने खुद भी कहीं और भी अगर आप पढ़े हैं तो आपके टीचर्स के द्वारा भी बेहतर कॉन्सेप्ट दिया गया होगा, ठीक है। मेरा किसी टीचर के साथ बैर नहीं है कि मैं किन्हीं को कह दूं कि वो खराब पढ़ाया और मैं बहुत अच्छा पढ़ाया, ऐसी कोई बातें है नहीं। सारे टीचर्स अपने अपनी जगह पर अच्छे पढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से बहुत अच्छा देने का प्रयास करते हैं। तो मेरे ओर से वे सारे टीचर्स को शुभकामनाएं भी है, बधाइयां भी है कि आप बच्चों को इस तरह कुछ अच्छे मुकाम पर ले जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन two charges each of magnitude 1 coulomb separated by 1 meter in air each। अब देखो आपसे पूछा है द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में फोर्स, बोलो वाला एक बराबर आपने पढ़ा k × Q1 Q2 बाई r², या बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलो Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए भी कर देते हो और वैक्यूम के लिए भी कर देते हो, दोनों के लिए लगभग सेम ही हो जाता है, इक्विवेलेंट टू 1 हो जाता है, या फिर कह सकते हो इसका रिलेटिव जो परमिटिविटी होगा वो 1 हो जाता है, इसलिए कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों वैल्यू को लगभग सेम मान करके चलेंगे। 1/4 का एप्सिलॉन 9 × 10⁻⁹ बहुत अच्छी बात है। Q1 की जगह पर 1 कूलम, Q2 की जगह पर 1 कूलम, दूरी 1 मीटर का स्क्वायर। पूरे रिजल्ट निकालो और यूनिट क्या हो जाएगा फोर्स का न्यूटन, यानी 9 × 10⁻⁹। ये सब न्यूमेरिकल भी आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शंस तो रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ये न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। आपके पास ऑप्शंस होता वो देखो, पहला नंबर में था 1 न्यूटन, दूसरा नंबर में जो न्यूटन था 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, और ऑप्शन सी नंबर में था 9 × 10⁹ न्यूटन, और ऑप्शन डी में था none of these। ये बार-बार ऑप्शन आ रहा है none of these। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या मिल गया देखो बी, ठीक है। बस देखो और मारो, कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा ही मस्त क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया 2015 में। परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का फ्री स्पेस से वैल्यू पूछा है। परमिटिविटी कौन बेटी, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ कौन स्पेस, फ्री स्पेस। अभी मैंने बात किया था फ्री स्पेस की, अगर बात किया जा रहा है परमिटिविटी की बात किया जा रहा है, किसकी बात किया जा रहा है, के का बात नहीं किया जा रहा है, तो के का वैल्यू है, किसका वैल्यू, के का वैल्यू। यहाँ पूछ रहा है आपको परमिटिविटी का वैल्यू, परमिटिविटी के बराबर आपने क्या पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हो, 9 × 10⁻⁹ के जगह पर रख लो, 1/4 के जगह पर 4 पाई जगह पर 1/4 और गुना 10⁻⁷ इसका तो वैल्यू निकालने का। अब ये पूरे का वैल्यू जब निकालोगे ना बालक, तो आपके पास जो ऑप्शंस आ जाएगा क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करके देख लेना है। 8.854 × 10⁻⁻ कितना होता है, कितना होता है 12, ठीक है। और यूनिट तो आपको समझ में आएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, हाँ सर हम मिलाते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपके पास 4 ऑप्शन दिया था। ऑप्शन नंबर ए में आपके पास है, देखिए
आपका ऑप्शन जो दे रखा है इस रूप में दे रखा है, फेराड मीटर इनवर्स में दे रखा है। मैं इसी रूप में लिखता हूँ जिस रूप में किताब आपको दिया है। पहला नंबर 9 गुना 10 की पावर कितना रहेगा 9 मिली फेराड इनवर्स है, ठीक है। ऑप्शन बी में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम है। ऑप्शन सी में है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 और क्या है फेराड मीटर इनवर्स है। और ऑप्शन डी में है आपको नैनोमीटर। अब बोलो इसमें से देखकर कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ये सब वैल्यू आपको रटा होना चाहिए, एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए। क्लास 12 में इनिशियल स्टेज में इसे पढ़ाया जाता है। ये सब चीजें आपको एकदम रटा होना चाहिए बिल्कुल, इसमें जरा सा भी ये नहीं होना चाहिए डाउट ये सब इसका वैल्यू क्या होगा, ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए। आप एकदम इसको रटे रखो, ठीक है, रट के रखो कि हाँ बस मुझे ये आता है तो आता है। क्वेश्चन 17 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक बड़े स्मूथली अंदाज में हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 18 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं, किसकी बात करूं 18 की बात करूं, तो वही फिर से पूछ दिया वही क्वेश्चन को, द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा है एनुअल एग्जाम में। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, 9 इंटू 10 पावर 9 और क्या बोल रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपके पास है 8.854 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर से यही ऑप्शन नंबर सी में रखा है 9 इंटू 10 पावर माइनस 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ऑप्शन डी में देखो आपको लिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो नहीं उलझाया है, आपको उलझा दिया है ऑप्शन से कि सर हम मारे तो किसको मारे, किसको सही करें। देखो बेटा ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये वैल्यू किसका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग के बोलते हैं। और बोलो अभी के बराबर हम लोगों ने कितना निकाला, के बराबर जो वैल्यू है कितना है, ये वैल्यू के का वैल्यू देखो मैंने एकदम लिखा था डायरेक्ट में 9 इंटू 10 पावर माइनस 9, ठीक है। तो के का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर माइनस है, देखो ऑप्शन से 10 तो आपके पास मिल गया ऑप्शन 9 इंटू 10 पावर माइनस 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एकदम इस सबको रट जाओ, एकदम रट जाओ, मैं कह रहा हूँ बार बार इस समय बोल रहा हूँ, इसको एकदम रट्टा मार लो। क्वेश्चन नंबर 19 पर मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन 19 आपको क्या कर रहा है, द रिलेटिव परमिटिविटी, द रिलेटिव और क्या बोल रहा है परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज सॉरी ऑफ अ medium is equal to of a medium is equal to अब आपके पास दे रहा है ऑप्शन ए में एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी में दे रखा है एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी में दे रखा है एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट और ऑप्शन डी में दे रखा है एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट। अब ये सब क्वेश्चंस को एकदम मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा कुछ आपको सोचना है, ये सब क्वेश्चंस को रट जाना चाहिए। एप्सिलॉन रिलेटिव करा, रिलेटिव जब भी बोलता है रिलेटिव वर्ड बोलता है मतलब रेशियो वर्ड बोलता है, सीधी सी बात रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो वर्ड, अब मीडियम सब बोल रहा है रेशियो वर्ड कौन हो गया एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एकदम दिमाग में सेट करो एप्सिलॉन बाई कौन हो एप्सिलॉन नॉट। ये सब क्वेश्चंस को ऐसे ही मानो, देखो और मानो, टिक कर दो बस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 20, if the force acting on a test charge कितना वाला Q नॉट, कौन नॉट Q नॉट at rest in electric field is क्या चीज वाला एक वेक्टर then the electric field intensity और क्या चीज इंटेंसिटी E वेक्टर will be ऑप्शन 4 आपके पास है E वेक्टर बराबर 1 बाई Q नॉट, ऑप्शन डी आपके पास है E वेक्टर बराबर Q इंटू वेक्टर और ऑप्शन सी आपके पास है E वेक्टर बराबर 1 बाई Q नॉट का स्क्वायर और ऑप्शन डी है E वेक्टर इक्वल्स टू Q नॉट का स्क्वायर इंटू
अब बोलो, अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, क्वेश्चन नंबर कौन सा, देखो पीछे मैंने कोई क्वेश्चन करवाया है आपको, अभी मैंने करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवाया था। कौन सा करवाया था? 5 नंबर क्वेश्चन करवाया था। और 5 नंबर में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन क्या चीज है, तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर बाई कॉन नॉट, E वेक्टर बराबर F वेक्टर बाई कॉन नॉट क्यू नॉट। देखो ऑप्शंस ए। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोगों को काफी बारीकी से बेहतर अंदाज में समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक में किसी भी बच्चे को हमें नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी। चलिए 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन 25 तक प्रयास करते हैं आगे चलने का, फिर कल क्वेश्चन आगे प्रोसीड करेंगे। 2-4-5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। बहुत आसानी से आप लोग इजिली टिक आउट करो। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन से नहीं होने वाला है। आपको पर डे 50-100 क्वेश्चन लगाने होंगे, तभी जाकर कुछ होंगे, काम चलेंगे, बोर्ड के लिए आप बेहतर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 इजी क्वेश्चन है, और ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन से इंटेंसिटी। ठीक है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑप्शन ए में आपके पास है न्यूटन कूलम, ऑप्शन बी में न्यूटन कूलम इनवर्स, ऑप्शन सी में है वोल्ट मीटर और ऑप्शन डी में है कूलम न्यूटन इनवर्स। ठीक है, अभी तो क्वेश्चंस के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ए मिल जाएगा न्यूटन कूलम इनवर्स। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया ई वेक्टर बराबर F वेक्टर बाई, बोलो वाले F वेक्टर बाई कौन सा, क्यू नॉट। F के लिए न्यूटन और क्यू के लिए कूलम, ये न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, ये न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछा है। 4 ऑप्शंस आपको दिया भी है, ml t टू द पावर -2 a टू द पावर -1 ऑप्शन ए। ऑप्शन बी नंबर में है ml t का पावर -3 a का पावर -1। ऑप्शन सी में है बालक आपके पास ml2 t का पावर कितना -3 a का पावर -2 और ऑप्शन डी में मैं लेता हूं नॉट a को। अब जरा ध्यान देना, अभी मैंने बोला E वेक्टर बराबर आप लिखोगे F वेक्टर बाई क्यू नॉट। F के लिए डायमेंशन फॉर्मूला ml t का पावर -2 और इसके लिए हो जाएगा IT या AT। चलो अभी मैंने बताया था पीछे के क्वेश्चंस में, नीचे से ऊपर ले जाओ, ml t का पावर -3 और a का पावर कितना -1। देखो कोई ऑप्शन है क्या, ml t का पावर -2 -3 और a का पावर कितना -1। देख लो फिर से, ml t का पावर -3, ठीक है, a का पावर, ऑप्शंस बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 23 पर। कितना पर? 23 पर। 23 में आपको क्या कह रहा है? तो कह रहा है if the uniform electric field, if the uniform electric field, बस ये सब केवल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज E वेक्टर, फील्ड इज कौन वेक्टर? E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E वेक्टर, the force on a charge, a small cube placed in it will be ऑप्शंस 4 आपके पास है। नंबर फर्स्ट F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर, ऑप्शन बी आपके पास है F वेक्टर बराबर E वेक्टर और बाई Q वेक्टर, ऑप्शन सी आपके पास है F वेक्टर बराबर Q वेक्टर का Q का स्क्वायर E वेक्टर और ऑप्शन डी है आपके पास 9। हम उम्मीद करते हैं आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। फिर बोलो आपको क्या करा, इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड समरूप विद्युतीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें ई वेक्टर द फोर्स ऑन द चार्ज, यानी चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो अभी तुमने क्या पढ़ा था, F बराबर ई वेक्टर बराबर F वेक्टर बाई कौन नॉट क्यू नॉट। स्वाभाविक सी बात है कि F बराबर हो जाएगा क्यू नॉट इनटू कौन वेक्टर ई वेक्टर। आप ऑप्शंस देखो मानो, ऑप्शंस देखो मानो, ओके खत्म। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24
आपको क्या करा द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ कौन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी एट a distance a small r from a point charge capital Q each, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको देखा 1/4πε0 Q by r, मोड में लिख रहा है इसको। ऑप्शन बी में लिख रहा वाला 1/4πε0 यहाँ Q by r का स्क्वायर, ये भी मोड में रखा है। ऑप्शन सी में आपके पास है 1/4πε0 Q r का स्क्वायर, और ऑप्शन डी में आपका पास है वाला है 1/4πε0 Q का स्क्वायर और बाई क्या हो गया वाला r, ठीक है। मैं अभी आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन फॉर्मूला, देखो और लगा दो, F by Q0 F के लिए आप लिख सकते हो 1/4πε0 मैं Q0 टेस्ट चार्ज है Q0 है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है टेस्ट चार्ज Q0 बाई r का स्क्वायर, ठीक है। इनटू में आप क्या लिखोगे 1/Q0 माने क्या मिलेगा E वेक्टर बराबर आप लिख सकते हो 1/4πε0 Q by r का स्क्वायर। इसे मोड में रखना है क्योंकि चार्ज नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, हम लोग को हमेशा मैग्नीट्यूड पर रखना है। ऑप्शंस भी आपके पास है। और आज का मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये अंतिम क्वेश्चन आप लोग के लिए ले जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 आज के लिए। ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये क्वेश्चंस आपको बिहार में पूछ चुकी है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड far away from each other in the same बोलो क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड दे। तो आपको कह रहा है चार ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए द इलेक्ट्रिक फोर्स on them will be equal। ऑप्शंस बी आपके पास है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स will be the same। ऑप्शन सी है आपके पास dear acceleration will be equal, और ऑप्शन डी में होगा आपके पास वाला the magnitude of their accelerations will be the magnitude of acceleration will be equal। अच्छा, इतना सारा ऑप्शंस आपके पास मिल गया, थोड़ा सा माथा पेची लगेगा कि क्या करना चाहिए। क्या करा, एक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, आर प्लेस्ड फार अवे, दोनों एक दूसरे से दूर रखे गए। चलो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इज द, यहाँ पर मैंने कह दिया दिस इज द प्रोटॉन, चलो, और यहाँ पर मैंने कह दिया इलेक्ट्रॉन। चार्ज दोनों का बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। दिस इज द मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, 1.6 × 10⁻19 कूलम मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से दूर रखे गए इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में दे। तो आपको करा अगर सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हैं दोनों, तो क्या हो सकता है इसका, ठीक है ना। तो सबसे पहला नंबर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा F बराबर फील्ड में E इंटू कौन सा। अब चार्ज जब मेरा चार्ज का मैग्नीट्यूड जब दोनों का सेम है तो दोनों पर लगने वाले फोर्स का मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बोलो आया,
गया, दिमाग में से करो बात, मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 बराबर E इंटू क्यू। मैग्नीट्यूड की बात करें, चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों अपोजिट नेचर का है, बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड ही सेम होगा। मैग्नीट्यूड किसका सेम होगा, फोर्स का, यानी फोर्स बराबर आपके पास हो गया E इंटू कौन सा, क्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास टोटल के टोटल रह गए कितने, आज 25 मैंने करवा दिया, अगले क्लास में मैं मिलूंगा तो फिर देखते हैं 25, 30 जो भी हो, थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे। आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए लगातार इसको देखिए, 1 बार 2 बार जितने बार में आपको समझ में आए समझने का प्रयास कीजिए, न हो तो रिकैप कीजिए और फिर से देखिए, रिवीजन कीजिए और बने रहिए फिजिक्स क्रैकर चैनल के साथ। तब तक ले लेते हैं हम लोग छोटा सा ब्रेक। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।